हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंसेप्ट विद इलस्ट्रेशन सीरीज। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं ऑन लीनियर मोमेंटम। तो पहले आप क्वेश्चंस को खुद ट्राई कर लीजिए। बेसिक क्वेश्चंस है, हम बिल्कुल बेसिक से रिक्वायर्ड लेवल तक जाने वाले हैं एंड फिर मैं इसका सॉल्यूशंस डिस्कस करता हूँ और फिर मैच कर लीजिएगा। तो देखिए, मैं मान के चलो कि आपने खुद अटेम्प्ट कर लिया है। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg, तो मास गिवन है हमें 5 kg, इज मूविंग विद वेलोसिटी। वेलोसिटी कितना गिवन है? 3i कैप प्लस 4j कैप वेक्टर फॉर्म में गिवन है। फाइंड इट्स लीनियर मोमेंटम। तो आप तो आइदर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी कर सकते हो, या फिर आप इसको वेक्टोरियली फाइंड आउट कर लो कि लीनियर मोमेंटम पूछा गया, दैट इज मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, है ना। तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा 5 इंटू कितना, 3i कैप प्लस 4j कैप। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15i कैप प्लस 20j कैप। या फिर आप क्या कर लो, यही से आप मैग्नीट्यूड निकाल लो। लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 5 बाहर है तो 5 का स्क्वायर इंटू अंदर ही अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आना चाहिए 5 का स्क्वायर। तो एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। तो ये बाहर आ जाएगा मेरा 5, अंदर ही अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, तो 5 25 kg मीटर पर सेकेंड। ऐसे समझने में अगर आपको दिक्कत आया है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16 मतलब √25 मतलब 5। तो मोमेंटम कितना आ जाता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 5, वेलोसिटी कितना है 5, तो 25। ऑब्वियसली यूनिट कितना होगा, kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। 2 आइडेंटिकल बॉल्स। आइडेंटिकल बॉल्स मतलब मास सेम है। मास क्या है, सेम, आइडेंटिकल, तो मास इज सेम, उसी सेंस में बोला गया है। आर मूविंग, ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटीज 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटस। मोमेंटस मतलब इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मोमेंटम, क्योंकि दो बॉल्स का बात करें इसलिए मोमेंट यूज किया है, कंफ्यूज मत होइए। तो देयर इज अ बॉल ए एंड देयर इज अनदर बॉल बी, ठीक है ना। सो व्हाट इज, दोनों का मास कितना है, मास ऑफ ए बी मान लेते एम है, मास ऑफ बी कितना है एम, दोनों का मास सेम है। वेलोसिटी ऑफ ए कितना गिवन है, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, वेलोसिटी ऑफ बी कितना गिवन है, अच्छा 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम्स, मतलब लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पी ए बाई पी बी फाइंड आउट करना है। क्या आ जाएगा, मास तो सेम है, एम इंटू वी ए बाई एम इंटू वी बी। तो एम एम तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मास इज सेम। मतलब लीनियर मोमेंटम का जो रेशियो है दैट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी वी ए एंड वी बी। सो वी ए का वैल्यू है 5, वी बी का वैल्यू इज 10, सो 1/2 इज द रिक्वायर्ड रेशियो। तो पहले आप इतना समझ लीजिए एंड इन क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी कर लीजिए। तो देखिए, मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चंस लिए हैं एंड इन 3 क्वेश्चन से हम मोमेंटम को फिलहाल सम अप कर लेंगे। इसके बाद फिर से सेंटर ऑफ मास में आएगा ये। तो बोला गया है, पहले आप इनको अटेम्प्ट कर लीजिए। अ बॉल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप डायरेक्शन में है, तो विद डायरेक्शन, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो मास तो मुझे गिवन है 2 kg एंड वेलोसिटी कितना गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कितना है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब आई कैप। देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। एक बार मैंने एक्स एक्सिस में मूव कराया, एक बार वाई एक्सिस में, एक बार एक सर्टेन एंगल में। तो अगर आपको ये सब क्वेश्चंस लग रहे हैं कि काफ़ी आसान है, आप तो भैया आसान आसान सवाल ले रहे हो, तो आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए। मैं बार बार बोल चुका हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरा पर्पज़ है हर एक स्टूडेंट को टारगेट करना, मतलब कि सबका कंसेप्ट डेवलप हो। किसी किसी को शायद ये वीक लगता हो, मतलब ये आता नहीं हो, इसलिए। ओके, तो अब मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। सो मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है, मास इज 2, वेलोसिटी कितना है 5i कैप। सो मोमेंटम कितना आ रहा है 10i कैप kg मीटर पर सेकेंड, मतलब मोमेंटम का वैल्यू तो 10 है एंड डायरेक्शन कितना है, ऑब्वियसली अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि मोमेंटम का डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इससे हमें यह भी समझ में आता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मतलब द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, अलोंग द फोर्स नहीं, अलोंग द वेलोसिटी, ये ध्यान रखना। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बॉल ऑफ मास 5 kg, मास मुझे गिवन है 5 kg, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब जे कैप,
एक्स मतलब आई कैप, वाई मतलब जे कैप, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना लिखूँ, वैल्यू तो 10 है एंड डायरेक्शन क्या लिखूँ, जे कैप। तो मोमेंटम कितना आ जाएगा, मोमेंटम फाइंड आउट करने बोला है, मोमेंटम मतलब मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, मास कितना है 5, मोमेंटम इज 10 जे कैप, तो आ रहा है 50 जे कैप। तो मेरा जो मोमेंटम का डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी जे कैप डायरेक्शन में है, मतलब इन द वाई एक्सिस, मोमेंटम इज ऑल्सो अलोंग द वाई एक्सिस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम ये लास्ट वाला करते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट वाला क्या बोला गया है, इट इज मेकिंग अ सर्टेन एंगल, अ बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी कितना गिवन है 10√2 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, मतलब वेलोसिटी कुछ ऐसा गिवन है, मान लीजिए ये x है ये y है, तो वेलोसिटी कुछ ऐसा है, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, एंड वेलोसिटी का वैल्यू कितना है 10√2। तो मैंने कहा था अगर एक वेक्टर ऐसे है मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, तो जिसके साथ उसने एंगल बनाया है वो कंपोनेंट कौन सा होगा, वो कंपोनेंट होगा जैसे 10√2 cos 45, एंड ये कंपोनेंट कितना होगा 10√2 sin 45। सो 10√2 sin 45 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, ये भी कितना आ जाएगा 10। तो मेरा वेलोसिटी तो कौन से डायरेक्शन में था, ऐसे कुछ था, मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री, मैंने इस 10√2 को, जो मेरा वेलोसिटी गिवन था 10√2, making an angle 45 degree with the x-axis, I have broken down 10√2 into two components, 10 and 10। अब मैं इसका वेलोसिटी लिखूंगा, तो वेलोसिटी क्या लिखूंगा 10√2 लिखूंगा नहीं, क्योंकि हमने अब इसको तोड़ दिया है दो कंपोनेंट में, मतलब अब तो 10√2 नहीं है, अब क्या है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये 10√2 कौन से डायरेक्शन में था वो हमें पता नहीं, हाँ पता है पर उसके अलाउंग में यूनिट वेक्टर नहीं पता। यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हो, शायद आपने वो वाला मेथड किया होगा। मैं तो क्या करता हूँ कि कोई भी और एंगल होता है तो उसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेता हूँ। अब मेरा वेलोसिटी कितना आ रहा है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, देखिए दिस इज आई कैप डायरेक्शन एंड ये मेरा जे कैप डायरेक्शन है, ठीक है। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आ रहा है अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा मेरा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर मतलब 10√2 मीटर पर सेकेंड, तो वही आ रहा है। अच्छा, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। तो मोमेंटम कितना आ जाएगा, मास टाइम्स लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज द मास, मास गिवन है 2, वेलोसिटी कितना है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, मतलब मेरा लीनियर मोमेंटम आ रहा है 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर मोमेंटम। अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ स्टार्ट करेंगे एंड लीनियर मोमेंटम का कहानी फिर से आएगा जब हम सेंटर ऑफ मास डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा आपको न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में ये थ्योरी का आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में काफ़ी पूछे जाते हैं, जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बेसिकली क्या बताता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंजिंग मोमेंटम बाई चेंजिंग टाइम। अब p वेक्टर मतलब हमने देखा था m इंटू वी, हमने काफ़ी सवाल किए थे इसके ऊपर, तो मैं p के जगह m इंटू वी पुट कर रहा हूँ। अब देखिए d dt ऑफ मतलब d बाई dt ऑफ एम वी, सो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई होगा। एक बार मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरिएबल है, सो मास m इंटू डी वी बाई डी टी, प्लस एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, मास वेरिएबल डी एम बाई डी टी। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये कब वैलिड है, जब बोथ मास एंड वेलोसिटी वेरिएबल। हमने क्या किया है कि जनरली लोग क्या करते हैं, वो मान लेते हैं कि मास कांस्टेंट है एंड मास को अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट है तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा एंड डायरेक्टली ये F इज इक्वल टू एम एल आ देते हैं। पर एक्चुअली नीट में सवाल ज़्यादा पूछा जाता है इस वाले फॉर्मूला से, ठीक है ना। तो हमें दोनों केसेस देखना है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल। तो एक बार मास कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिएबल प्लस एक बार वेलोसिटी कांस्टेंट मास वेरिएबल, सो दिस इज वैलिड व्हेन बोथ मास एंड वेलोसिटी आर वेरिएबल। अब इसका केस 1 हो सकता है जब मास कांस्टेंट है वेलोसिटी वेरिएबल, जो कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में होता है। देखिए जब आप कार्स, सपोज यू आर ट्रैवलिंग विद इन अ कार विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो क्या आपका कार का मास चेंज हो जाएगा, नहीं। तो नॉर्मल केसेस में हमेशा मास कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिएबल। नॉर्मल केसेस में वेलोसिटी चेंज हो सकता है पर मास चेंज नहीं हो सकता। तो इन सारे केसेस को, केस 1 को बोलते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक केस। नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब अभी रिलेटिविटी की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना, नॉन रिलेटिविस्टिक केस। तो अगर मास कांस्टेंट है तो ये जो टर्म है dm बाई डी टी, dm बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विथ टाइम,
मतलब मास का बदलने का रेट विथ टाइम दैट विल बी जीरो, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास तो बदलेगा ही नहीं। तो dm/dt अगर जीरो हो जाएगा तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा पूरा, तो आ जाएगा बस मेरे पास F net इज इक्वल टू m इंटू dv/dt, एंड dv/dt मतलब एक्सीलरेशन, तो फॉर्मूला आ गया F net इज इक्वल टू m इंटू a, ठीक है ना। केस 2, अगर मास कांस्टेंट नहीं है पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसा कब होता है? सबसे फेमस एग्जांपल कन्वेयर बेल्ट। एयरपोर्ट में हमने देखा होगा कि आपका लगेज लेने के लिए वो कन्वेयर बेल्ट यूज होता है, तो कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, पर हमेशा उसके ऊपर मास चेंज हो रहा है। एक पर्टिकुलर लोकेशन में कभी कभी आपको देखेगा कि आप ट्रॉली आ रहा है, कभी कभी एम्प्टी, तो कंटिन्यूसली अगर आप कन्वेयर बेल्ट के सामने खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हो रहा है वहाँ पे, मतलब बदलते जा रहा है, मास उसके सामने बदलते जा रहा है। तो कन्वेयर बेल्ट में आप देख सकते हो ऐसा। रॉकेट प्रोपल्शन में ऐसे होता है, क्योंकि रॉकेट प्रोपल्शन में बर्न्ड गैसेस आर इजेक्टेड एट अ वेरी हाई प्रेशर, तो गैसेस का मास कम होते जाता है, तो रॉकेट प्रोपल्शन में यू कैन ऑब्जर्व दिस। तो तब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये जो टर्म है dv/dt विल बिकम जीरो, मतलब जो फॉर्मूला आएगा F net इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dm/dt, वे dm/dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। देखिए यूनिट क्या होगा? ऊपर मास है, नीचे टाइम है, तो kg/s ऐसे। तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रॉकेट प्रोपल्शन एंड कन्वेयर बेल्ट में ये यूज होगा, तो ये इसको ध्यान रखना एंड इसको ध्यान रखना। तो दिस इज द बेसिक अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखने वाले, ठीक है ना। पहले आप इतना समझ लो, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए कुछ बेसिक इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस मैं सिचुएशन बता रहा हूँ क्या है। यहाँ पे बोला जाएगा कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉराइजेंटल सरफेस। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ हॉराइजेंटल surface and a force of 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू इट, यू हैव टू फाइंड द नेट एक्सीलरेशन। इसका टोटल एक्सीलरेशन कितना है, ठीक है ना। तो हम लिख लेते क्या क्या हमें गिवन है। हमें गिवन है कि कितना नेट फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट का मास कितना है? ऑब्जेक्ट का मास है 10 kg। आई हैव टू फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एक फॉर्मूला है, अगर नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस है, मतलब अगर रॉकेट प्रोपल्शन नहीं है, कन्वेयर बेल्ट नहीं है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हो? नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। नेट फोर्स हमें गिवन है 50, मास हमें गिवन है 10 a, सो एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है। अब थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा हमें। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, एंड आई हैव टू फाइंड द नेट एक्सीलरेशन। देखिए न्यूटन्स लॉ कैन बी अप्लाइड इन एनी डायरेक्शन, हॉराइजेंटल वर्टिकल। तो यहाँ पे तो हमें हॉराइजेंटली ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट, सो हॉराइजेंटल एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए 20 न्यूटन ऐसे मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉराइजेंटल है। तो मैं तो क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे भी रिजॉल्व करके दिखा सकता हूँ, या फिर अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये 20 है तो इसको लेके हम यहाँ पे भी 20 शो कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये एंगल मेरा 60 हो जाएगा। तो अब ये अगर 20 है तो ये हो जाएगा 20 cos 60, ये होगा 20 sin 60, एक ही बात है। यहाँ पे भी रिजॉल्व करके दिखा सकते हो, वहाँ पे भी। तो अगर ये 20 है, ये हॉराइजेंटल है, तो ये हो जाएगा 20 cos 60 एंड ये हो जाएगा मेरा 20 sin 60 डिग्री, ठीक है। तो इस केस में आप नॉर्मल रिएक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो देखिए इसका तो mg है, नीचे कितना 100 न्यूटन, अगर g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन भी कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन भी 100 न्यूटन होगा। तो यहाँ पे भी आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो। अगर मैं इस ब्लॉक का FBD फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो मान लीजिए ये 5 kg था, तो नीचे की ओर तो 500 न्यूटन उसका वेट, यहाँ पे 20 cos 60 डिग्री, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स है 20 sin 60 टुवर्ड्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन 20 sin 60 डिग्री, ठीक है ना। और तो कोई फोर्स नहीं है, तो हमें तो कौन सा एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कि ब्लॉक उड़ के चला जाएगा या फिर ज़मीन में घुस जाएगा। तो हॉराइजेंटल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? तो मैं अगर Fx की बात करूँ, मतलब इन द x एक्सिस इन द हॉराइजेंटल डायरेक्शन, तो कितना फोर्स है? 20 cos 60 डिग्री। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मोशन अलॉन्ग द x एक्सिस और अलॉन्ग द हॉराइजेंटल डायरेक्शन। सो इट विल बी 20 into 1/2, दैट इज 10 न्यूटन।
एंड मास कितना है, मास इज 5 kg. सो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इन द एक्स डायरेक्शन, 10/5, दैट गिव्स मी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम. सो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है मेरा 500 + 20 sin 60 डिग्री. आप सॉल्व कर सकते हो, ऑल दो नॉर्मल रिएक्शन हम बाद में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. अच्छा, इस क्वेश्चन को देख लो. यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एंड ये एंगल मेरा 30 डिग्री है, ठीक है ना. तो अगर ये 30 है तो इसको अगर 10 को रिजॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरा 10 cos 30 एंड एक्स एक्सिस में आ जाएगा 10 sin 30, ठीक है. सो ऑब्जेक्ट कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, इन द एक्स और वाई. एक्स में, क्योंकि वाई में तो मूव नहीं कर सकता. क्यों नहीं मूव कर सकता, mg है नीचे, नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर, तो बैलेंस हो जाएगा. मतलब 10 cos 60 प्लस नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस द वेट 10. तो यहाँ से आप नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो. एंड अगर हम एक्सीलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन की बात करें तो फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन कितना है, 10 sin 30 मतलब 5 एंड मास कितना है 1 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर आप एफ बी डी ड्रॉ करो इन द वाई डायरेक्शन तो कितना आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन प्लस 10 cos 30, दिस इज द अपवर्ड फोर्स, शुड बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है 10. तो यहाँ से आप नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो. मेरा तो काम है बस आपको थोड़ा सा हिंट दे देना एंड देन आप खुद कर सकते हो इसको, ठीक है. तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, देन वी आर मूविंग अहेड. तो चलिए 2 क्वेश्चंस फिर से है आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, हम डिस्कस करते हैं. अ फोर्स ऑफ I cap plus √3 J cap न्यूटन acts on a object of mass 2 kg, find the acceleration. अब डिफरेंस बस इतना है कि फोर्स इज गिवन इन द वेक्टर फॉर्म. पहले सिंपल गिवन था, वेक्टर फॉर्म में गिवन है. चलिए कोई बात नहीं. तो नेट फोर्स कितना गिवन है हमें, I cap प्लस √3 J cap. तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एफ नेट इज इक्वल टू एम ए यूज कर लेंगे. तो मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड तो है कितना 1 स्क्वायर, क्योंकि कुछ नहीं है तो सामने 1 है, प्लस √3 का स्क्वायर तो है 1 + 3 मतलब 2 न्यूटन आ रहा है, मतलब 4 न्यूटन अंदर, √4 मतलब 2 न्यूटन. एंड मास कितना है, मास इज 2 kg. सो व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज फोर्स पर यूनिट मास, मतलब एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, है ना. सो 2/2 गिव्स मी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ईजी था. 3 forces, this much and this much are acting on an object of mass 1 kg. You have to find acceleration. तो मान लीजिए ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2 एंड ये फोर्स कितना है F3. तो नेट फोर्स कितना होगा, अगर 3 फोर्स एक्ट कर रहा है तो नेट फोर्स कितना होगा, फर्क नहीं पड़ता कि कैसे एंगल क्या एंगल, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो नेट फोर्स कितना होगा, 3 वेक्टर का सम. डिस्प्लेसमेंट में भी ऐसा हो रहा था, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर का सम. तो कितना आएगा, तीनों को सम करके पहले आई जोड़ लीजिए, 2i कैप 3 4i कैप प्लस j 3j कैप प्लस 5k कैप 15 12k कैप, है ना. दिस इज द नेट फोर्स. 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12k कैप. अब इसका वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं. कितना आएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. तो 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9 प्लस 144. सो 16 प्लस 9 इज 25, 25 प्लस 144 इज 169. सो √169 मतलब 13 न्यूटन. सो अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिस गिवन है तो मैंने नेट फोर्स निकाल लिया सारे वेक्टर्स को सम करके, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, एंड उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 13 न्यूटन. तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा मेरे पास, एक्सीलरेशन हो जाएगा नेट फोर्स 13 बाय नेट मास, दैट गिव्स मी 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे बट वेक्टर फॉर्म में थे. तो पहले हमने नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला एंड फिर से एफ नेट इज इक्वल टू एम ए यूज़ कर दिया. तो आप इस क्वेश्चंस को समझ लीजिए एंड बिल्कुल घबराइए मत, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपसे भी इजीली बन जाएगा. चलिए ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने है. पहला क्वेश्चन, 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, फाइंड द नेट एक्सीलरेशन. सो 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस है, देयर इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg
and two perpendicular forces, let's say one is 3 Newton, another is 4 Newton, तो जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है, दिस का स्क्वायर रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। इधर ऐसे सोच लो, या फिर मान लो कि कोई एक फोर्स, दिस इज F1 एंड दिस इज F2, तो F1 को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दिस इज अलॉन्ग दी y एक्सिस, तो इसको मैं 3j कैप लिख रहा हूँ। F2 को कितना लिखेंगे, 4i कैप लिख रहा हूँ, दिस इज अलॉन्ग दी x एक्सिस, ये i कैप है, ये j कैप है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2 मतलब 4i कैप प्लस 3j कैप, तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर i कैप j कैप के फॉर्म में है तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 5 न्यूटन, एंड मास कितना गिवन है 2 kg। सो अगर मैं F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन यूज़ करूँ तो नेट फोर्स इज 5, मास इज 2, सो व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कम्स आउट टू बी 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, पूरा वेक्टर का ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एज शोन। देखिए ऐसे एक्ट कर रहा है, तो 10 एंड 40, 10 ऊपर 40 नीचे, तो नेट कितना, अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं तो नेट 30 नीचे, क्योंकि 40 ज़्यादा है 10 कम है, तो नेट 30 होगा नीचे। तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हो, इसको आई कैप, इसको माइनस आई कैप, इसको जे कैप, इसको माइनस जे कैप, एंड ये जो 50 है 37 डिग्री में, इसको तोड़ दो, है ना। कैसे तोड़ो इसको, 50 cos 37, 50 sin 37, तो वही कर लेते। आप वेक्टर फॉर्म में कर सकते हो, मैं बस ऐसे यू ही वेक्टर्स में दिखा रहा हूँ। ये 50 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 50 cos 37, 50 cos 37 मतलब 50 इंटू cos 37 मतलब 4/5, सो दिस इज 40, एंड ऊपर आएगा 50 sin 37 मतलब 30। तो अब मैं इसका और एक डायग्राम बना रहा हूँ, नेट डायग्राम। ऑब्जेक्ट का मास कितना था 10 kg, ऊपर कितना आ रहा है 30 प्लस 10, 10 तो पहले से ही था, 30 क्यों आया, क्योंकि 50 का एक कंपोनेंट इधर आया, तो ऊपर कितना 40, नीचे कितना 40, तो ऊपर का 40 है, नीचे का 40 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है, ऑलरेडी 20 था, प्लस 40 ऐड हो गया मतलब 60, एंड पीछे कितना है 50 न्यूटन। तो आप खुद ही बताओ, इस 40 ने तो इस 40 को मार दिया, तो इधर टुवर्ड्स राइट 60 है एंड टुवर्ड्स लेफ्ट 50 है, तो नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स है 10 न्यूटन। नेट मास कितना है, टोटल मास कितना है 10 kg, तो एक्सीलरेशन कितना आएगा मेरा, एक्सीलरेशन आ जाएगा 10/10 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने इसको वेक्टोरियली ज्योमेट्रिकली तोड़ के बताया, आप इसको ऐसे मान के भी कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये 3 न्यूटन था, ये 4 न्यूटन, तो नेट कितना आएगा, नेट आ जाएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आप वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी है, इनको भी आप देख लीजिए एंड अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ग्राफिकल मीनिंग ऑफ सेकेंड लॉ। हमें पता है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू dp/dt, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, अब dp/dt मतलब आपको देख के ही पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ होगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या dp/dt। सो स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ मतलब मोमेंटम टाइम ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। तो इसी के ऊपर मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं एंड इससे मैं सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, तो पीटी ग्राफ मुझे गिवन है, ये एंगल 45 है, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, कोई फायदे का नहीं है। हमें क्या देखना है, अगर मुझे यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है तो मुझे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब मुझे पता है एक मैथ्स का फॉर्मूला से, अगर आपका मैथ्स नहीं है तो ये तो पता ही होगा कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। गौर करने वाली बात क्या है, ये जो थीटा है ना tan में थीटा, दिस थीटा इज द एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है, मतलब इन दिस गिवन केस इट इज 45 डिग्री। तो इस केस में मेरा जो नेट फोर्स आ जाएगा दैट इज tan 45 डिग्री। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी 45 ये भी 45, सो दिस इज 1 न्यूटन। तो ये जो ग्राफ है पीटी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप tan थीटा होता है एंड इसको 1 न्यूटन है इस ग्राफ का आंसर। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा सा। नाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन ए एंड बी। अब आपको साइमल्टेनियसली 2 ग्राफ्स गिवन है, एक ए के लिए एक बी के लिए, आपको फाइंड आउट करना है। आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर
वन, रोमन नंबर 1, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन ए एंड बी। देखिए फोर्स ऑन ए अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ग्राफ ए का स्लोप होगा, फोर्स ऑन बी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो ग्राफ बी का स्लोप होगा। दोनों स्ट्रेट लाइन है तो फोर्स ऑन ए कितना आ जाएगा, ए, दिस इज द ग्राफ ए। अब देखिए एक्स एक्सिस से, ये मोमेंटम टाइम ग्राफ है सारे, मोमेंटम टाइम ग्राफ पीटी, ओके। एक्स एक्सिस से ए तक का जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री, सो दिस इज tan 45, tan 45 मतलब 1, एंड बी मतलब फोर्स ऑन बी मतलब tan थीटा, एंगल कितना होगा, एक्स एक्सिस से बी तक का एंटी क्लॉकवाइज एंगल दिस 30 डिग्री, सो tan 30 मतलब ये आ रहा है मेरा 1/√3। तो अगर मैं रेशियो निकालूँ फोर्स ऑन ए बाई फोर्स ऑन बी आ जाएगा मेरा 1/√3 मतलब √3 न्यूटन। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए एंगल्स कुछ ऐसे ऐसे गिवन है, हमें पता है कि ये टोटल एंगल तो 90 होना चाहिए। अब ये 30 है, ये 30 है, 60, तो ये कितना होगा, 30 होगा, ओके। अब यहाँ पे मुझे फिर से रेशियो ऑफ फोर्स ऑन ए एंड फोर्स ऑन बी फाइंड आउट करना है। फोर्स ऑन बी पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ग्राफ बी, दिस इज द ग्राफ बी, एक्स एक्सिस से ये जो स्ट्रेट लाइन बी है उसका एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस से, 30 डिग्री, सो ये हो जाएगा फोर्स ऑन बी इज tan 30 मतलब 1/√3। फोर्स ऑन ए मतलब जो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है ए, अगर मैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ले लूँ अप टू द ग्राफ ए तो कितना आ जाएगा, 30 + 30 60 डिग्री मतलब tan 60 डिग्री दैट इज √3। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ फोर्स ऑन ए एंड फोर्स ऑन बी, मतलब एफ ए बाई एफ बी अगर फाइंड आउट करूँ, एफ ए बाई एफ बी आ जाएगा मेरा √3 बाई 1/√3, तो ये आएगा 3 न्यूटन, क्योंकि √3 ऊपर चला जाएगा, √3 × √3 विल गिव मी 3। अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए इसको, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा स्पेस कम है, ये 30 है, ये 15 है, पूरा मिला के 45, एंड ये पूरा कितना होना चाहिए 90, तो ये कितना होगा 45। अब फोर्स ऑन बी एंड फोर्स ऑन ए तो फाइंड आउट करना है। फोर्स ऑन बी, एक्स एक्सिस से लेके ग्राफ बी तक का एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना है 45 डिग्री, tan 45 मतलब 1। एक्स एक्सिस से लेके ग्राफ ए तक एंगल कितना है 45 + 15 मतलब tan 60, tan 60, तो ये कितना आ रहा है मेरा tan 60 का वैल्यू √3, तो एफ ए बाई एफ बी का वैल्यू कितना आ जाएगा √3/1 दैट इज √3 न्यूटन। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी स्ट्रेट लाइन का, देखिए पहली बात dp/dt इज नेट फोर्स, तो स्लोप ऑफ पीटी ग्राफ गिव्स मी द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। अब पीटी ग्राफ अगर मुझे गिवन है तो मुझे जो ये एंगल थीटा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना होगा tan थीटा, दिस थीटा शुड बी द एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर मैं ग्राफ बी का बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज 30 डिग्री, ग्राफ ए का एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री एंड फिर 30 + 30 60 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, 45 + 15 60 डिग्री, तो काफ़ी इजी है। तो ये आप नोट कर लीजिए एंड इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लेट अस हैव अ लुक एट द लास्ट 2 क्वेश्चंस। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड। मास आपको गिवन है, मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, एंड आपको एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो पहले तो फोर्स फाइंड आउट कर लूँ, क्योंकि मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, मुझे पता है कि नेट फोर्स इज dp/dt, राइट। तो मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, सो कैन आई फाइंड dp/dt, बस डिफ्रेंशिएट कर दो इस एक्सप्रेशन को, dp/dt कितना आ जाएगा, तो ये भी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, तो डिफ्रेंशिएट होकर 10t - 2t, यही मेरा नेट फोर्स है। नेट फोर्स इज 10t - 2t नहीं 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, मतलब d/dt ऑफ 5t² - 2t + 2, तो 5t² के लिए 10t - 2t के लिए 2 एंड 2 का तो 0, तो इतना आ जाएगा। एंड आपको एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल फाइंड आउट करना है t = 2 सेकेंड,
तो यहाँ पे अगर मैं t इज इक्वल टू 2 पुट कर दूँ तो ये आ रहा है 20 माइनस 2 दैट इज 18 न्यूटन। तो ये मेरा नेट फोर्स आ गया। तो एक्सीलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स बाय मास दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी था ये भी, डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, बस इतना ही है। अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता तो कई बेसिक मैथ्स थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए या सीख लीजिए। फिर से आपको मोमेंटम एज द फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ए एंड बी कांस्टेंट है, ये तो होमवर्क मैंने बोला है। फाइंड द टाइम एट विच फोर्स ऑन अ पार्टिकल इज जीरो। तो आप इसको होमवर्क ट्राई कर सकते हो, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि फोर्स ऑन अ पार्टिकल, फिर से मोमेंटम एज अ टाइम गिवन है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, नेट फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt, है ना। तो dt ऑफ p कितना गिवन है, 80 माइनस बी टी स्क्वायर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a माइनस 2bt ऐसे कुछ आ जाएगा, ये 2 सामने आ जाएगा, bt t हट जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन का रूल है। एंड आपको बोला गया है कि नेट फोर्स को 0 होना चाहिए, तो नेट फोर्स को 0 बना दो, तो a इज इक्वल टू 2bt आ जाएगा। एंड वही टाइम मुझे फाइंड आउट करना था, कब ये नेट फोर्स 0 हो जाता, तो टाइम आ जाएगा मेरा a बाई 2b। तो आप यहाँ से आंसर मैच कर लीजिए। तो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस देखा। इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू सी सम मोर क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।